हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया एकदम। चलिए, तो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर जिसमें आज हम देखने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। बच्चों, ये मेथड होती क्या है? ये पैरेलैक्स मेथड कहाँ पे यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें आप देखने वाले हैं। उससे पहले ये समझ लो कि यार ये पैरेलैक्स होता क्या है, पैरेलैक्स इफेक्ट जिसको बोला जाता है, पैरेलैक्स इफेक्ट होती क्या है। ध्यान से समझना, जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। बच्चों, मान लो मैंने ना ये मेरे बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना दिया है। आई होप सो कि सबको दिख रहा है। अभी आपको करना क्या है, आपको ना ये वाली पेन दिख रही है, ठीक है, ये वाली पेन दिख रही है। अच्छा, आपको ना ये पेन को देखना है, लेकिन एक आंख बंद करके देखना है। जब आप एक आंख बंद करके देखोगे तो आपको ये पेन नजर आनी चाहिए, सही है। ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, दोनों आंखें बंद करके देखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। एक आंख बंद करो, दूसरी आंख से देखो, ठीक है। अच्छा, आपको पेन नजर आ रही है? आई सबको पेन नजर? बढ़िया। अभी क्या करना है, जो आंख बंद थी ना उसको खोल दो, दूसरी आंख जो खुली थी उसको बंद कर दो, और अब इस पेन को देखो। क्या दिखा आपको? क्या ये पेन शिफ्ट होती दिखी? दिखा कि नहीं दिखा? विथ रिस्पेक्ट टू दिस डॉट, क्या ये पेन शिफ्ट होती दिखी कि नहीं दिखी? बच्चों, ये जो इफेक्ट आपने देखी ना, इसी को बोला जाता है पैरेलैक्स इफेक्ट, ठीक है। एक आंख बंद करके आप ऐसे किसी भी पेन को देखते हो और दूसरी आंख बंद करके फिर ये आंख से आप पेन को देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो पेन है ना, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहीं शिफ्ट हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी दोनों आंखों के बीच में ना सेपरेशन है, डिस्टेंस है, हमारी दोनों आंखों के बीच में कुछ छोटा सा डिस्टेंस है, इसी के वजह से हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो हमने इफेक्ट की बात की कि कहीं ना कहीं हमें पेन ना शिफ्ट होती नजर आई, इसी को बोला जाता है पैरेलैक्स इफेक्ट, ठीक है। इसको बोला जाएगा पैरेलैक्स इफेक्ट। लेकिन हमें ये मेथड, ये पैरेलैक्स मेथड क्यों मैंने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाली जो मेथड है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और या भी मैं यहाँ पे टू बी स्पेसिफिक बात करूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। एज फॉर द एग्जाम्पल, बच्चों मान लो कि मैंने ना ये पेन का लेंथ मेजर करने का सोच लिया। अगर मैं बोलूं कि मुझे ये पेन का लेंथ मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? तुरंत एक स्केल निकालोगे और स्केल से इसका मेजरमेंट ले लोगे। बात तो सही है, और आपको इसकी लेंथ भी मिल जाएगी। बच्चों, ये जो होती है ना, वो डायरेक्ट मेथड होती है, मतलब कि हमें जिस क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना है उसके एंड पॉइंट को और उसके टॉप पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों को ना हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों पॉइंट ना टचेबल है, हम इसको पकड़ भी सकते हैं, इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं, मतलब कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों जगह पे हम जा सकते हैं। लेकिन सोचो कि अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ना मून का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द अर्थ, मुझे अर्थ से मून का डिस्टेंस निकालना है, मान लो मुझे अर्थ से ना किसी और प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है, तो अभी मैं कैसे निकालूं? क्या ये पॉसिबल है? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट तो अर्थ होगी, लेकिन एंडिंग पॉइंट तो वो प्लेनेट होगा ना, क्या वहां पे सीधा जाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट मेथड तो चलेगी नहीं, मतलब कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक स्केल लेके बैठ गए और निकल पड़े यहां से मून का डिस्टेंस निकालने के लिए, चलते ही जाओगे चलते ही जाओगे चलते ही जाओगे, हालत ये होगी कि आप अर्थ के ऊपर ही चलते जाओगे, आप मून तक पहुंच ही नहीं पाओगे। सही है बात? तो प्लेनेट और अर्थ के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, विच इज़ वेरी फार डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड नहीं चलती। देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे साइंटिस्टों ने किसी भी प्लेनेट से पृथ्वी का सेपरेशन, अर्थ का सेपरेशन नहीं निकालो, सारी चीज़ें तो हमने निकाल ली है, सभी का डिस्टेंस निकाल लिया है, सभी का डिस्टेंस पता है, सबकी पोजीशन पता है, अरे 6 महीने बाद कौन सा प्लेनेट कहाँ पे होगा, वो सारी चीज़ें हमने पता कर ली है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने डिस्टेंस तो मेजर कर लिया है, लेकिन कैसे, कैसे मेजर किया होगा? सोचो ना, कैसे मेजर किया होगा? क्या आपके पास ऐसी कोई स्केल है कि यहाँ से अर्थ से सीधा प्लेनेट तक पहुँचा दिए और वहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर करके आ गए? ऐसा नहीं है। ये सुनो, ऐसी कोई भी हमारे पास स्केल अवेलेबल नहीं है, ना तो यहाँ से वहाँ तक चलना पॉसिबल है। देखो, सैटेलाइट है वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से मून तक पहुँचना अभी आसान हो गया है, ठीक है, पहले मुश्किल था, अभी आसान हो गया है, मार्स तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। लेकिन सोचो ना, क्या हम सिर्फ मार्स तक सीमित थे? मार्स तक पहुँचने से पहले ही मार्स का डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, मार्स कब कहाँ होगा वो सारी चीज़ें हमें पता थी, ठीक है।
देखे होंगे मिशन मंगल मूवी, तो वहाँ पे सारी चीज़ें पता थी उनको, तभी तो वो सारे प्लानिंग कर पाए। उनका जो उनकी ऑर्बिट में, मार्स के ऑर्बिट में हमारा जो सैटेलाइट था उसको पहुंचाना था, तो उसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना था वो पहले से तय था। मतलब कि कहने की बात है कि पहले से सारे कैलकुलेशन करके रखे थे और फिर सिर्फ उसको फॉलो करना था। ठीक है, तो ये होता है कि भाई पहले से उनको सारे डिस्टेंस पता है, सभी प्लेनेट कहाँ पे है, कौन से टाइम पे कहाँ पे होंगे, कौन से साल कहाँ पे होंगे, इतने साल के बाद ये कहाँ पहुंचा होगा, 6 महीने बाद ये कहाँ होगा, सारी चीजें हमें पता है। मतलब कि हमने सबका सेपरेशन निकाल लिया, सबका जो पाथ होता है ना वो भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा उन्होंने मेथड यूज किया होगा ना ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए, भले वो सटीक आंसर ना आए, लेकिन एक्यूरेट ना आए, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर तो उन्होंने निकाला ही होगा ना। तो क्या कौन सी मेथड उन्होंने यूज की होगी? देखो सिंपल सी मेथड उन्होंने यूज की जो हमें आंखों की जगह से, मतलब कि आंख ने जो हमें दिखाया, वो जो बोलते हैं इसको पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स इफेक्ट जो हमने आंखों ने बताई कि भाई दो आंखों के बीच में अगर सेपरेशन होता है, हमारी आंख क्या करती है, एक इमेज ये वाली आंख ने कैप्चर की, दूसरी इमेज ये वाली आंख ने कैप्चर की, दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया और हमें वो चीजें सीधी दिखती है। सही है, तो यही मेथड कहीं ना कहीं साइंटिस्टों ने भी यूज कर ली। किसके लिए? सैटेलाइट छोड़ दो, प्लेनेट पकड़ते हैं अर्थ से किसी प्लेनेट का सेपरेशन निकालने के लिए। ठीक है, और ये मेथड को बोला गया पैरेलैक्स मेथड। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो पैरेलैक्स मेथड के दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 1, टू फाइंड आउट द सेपरेशन ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ये उसकी पहली एप्लीकेशन है। ठीक है, तो लिखते जाएंगे पहली एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरेलैक्स इफेक्ट। एप्लीकेशन, इसकी पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या है भाई, इतना ही नहीं, सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं निकाल सकते, हम एक और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जिसको बोला जाता है डायमेंशन इटसेल्फ। हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं, वो प्लेनेट का डायमेंशन। मतलब कि मान लो कि इसका मैंने डायमीटर निकाल लिया, देखो एक प्लेनेट का डायमीटर निकल जाए ना, तो उससे उसका सरफेस एरिया भी पता लग सकता है और उसका वॉल्यूम भी पता लग सकता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्लेनेट, क्योंकि हम क्या अज्यूम करते हैं, कोई भी प्लेनेट है वो स्फेरिकल है, अगर कोई एक स्फेरिकल है, कोई प्लेनेट स्फेरिकल है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसकी रेडियस चाहिए। मुझे अगर रेडियस मिल जाए तो उसका सरफेस एरिया भी निकल सकता है। सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का 4πr²। और इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है 4/3πr³। सही है, सो अगर मुझे किसी भी प्लेनेट का सिर्फ डायामीटर मिल जाए ना, डायामीटर मिल जाए, तो उसकी आधी रेडियस हो जाएगी, और रेडियस के हिसाब से हम यहाँ पे ना उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरेलैक्स मेथड, दैट इज द टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी प्लेनेट। ठीक है, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी प्लेनेट। यहाँ पे ना टू बी स्पेसिफिक बताए तो डायामीटर ऑफ एनी प्लेनेट। ठीक है, डायमेंशन की जगह पे अगर मैं डायामीटर बोलूं तो यहां पे कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, सो टू फाइंड, क्योंकि अल्टीमेटली डायामीटर निकलेगा तो वहां से सरफेस एरिया भी निकल सकता है, वॉल्यूम भी निकल सकता है। क्लियर है? सो टू फाइंड डायामीटर ऑफ एनी प्लेनेट। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, जिस प्लेनेट का आप डायमीटर निकालना चाहते हो, जिस प्लेनेट का आप डायमेंशन निकालना चाहते हो, पहले उस प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस पता होना जरूरी है। मतलब कि अगर आपने ये पहली एप्लीकेशन फॉलो कर दी है, यहां से अगर आपने उस प्लेनेट का डिस्टेंस निकाल लिया है, तो आपके लिए ये फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चाहिए, पहले उसका डिस्टेंस चाहिए, तभी आप ये डायमीटर निकाल सकते हो। तो आइए कैसे निकाला जाता है ये डिस्टेंस, उसकी चर्चा करते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो। सो एप्लीकेशन नंबर 1, टू फाइंड distance of any planet
फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे मान लो कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, दिस इज द अर्थ, ये इसका सेंटर पॉइंट है। मान लो यहां का एक पॉइंट है ए और यहां का एक पॉइंट है बी। मान लो ये ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको मैं स्मॉल बी डिनोट करता हूं। कितना? स्मॉल बी। मान लो यहां कहीं पे एक छोटा सा प्लैनेट है। देखो प्लैनेट तो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन हमें दिखेगा छोटा, क्योंकि हमारे से बहुत दूर है। होता है ना, जो चीज़ें हमारे से बहुत दूर होती है वो हमेशा छोटी दिखती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में छोटी होती है, वो बड़ी है। ये सुनो, सन जो भी है, सूरज दादा जो हमें दिखते हैं यहाँ से तो बहुत छोटे दिखते हैं। यहाँ से ऐसे करते हैं ना, कई बार खिड़की में बैठे बैठे ऐसे करते, इतना ही छोटा सूरज, इतना ही छोटा। अरे भाई इतना ही छोटा मतलब वो यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है। आप बोलते हैं कि सर इतनी ही गैप में आ गया, देखो इतना ही छोटा सूरज है। अरे भाई कुछ ऐसे फ़ोटो भी निकालते हैं ना, वो फोटो मैनियक लोग होते हैं ना, ऐसे फ़ोटो निकालते हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ पे बीच में सूरज आता है, ऐसे फ़ोटो निकालते हैं और खुश हो जाते हैं, और फेसबुक पे इंस्टा पे फॉरवर्ड भी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इतना ही छोटा होता है। नज़दीक जाओ तब पता चले, पहले तो जा पाओगे वहाँ तक नहीं। या सुनो, चलिए, तो बात ये होती है कि जो भी चीज़ें दूर होती है ना तो वो हमें छोटी दिखती है। इसमें कोई मतलब समझाने वाली बात है नहीं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ से देखो, आपकी खिड़की में से भी बाहर दिख रहा होगा, कोई बिल्डिंग को देख लो या कोई पेड़ को देख लो, और यहाँ से देखो मेजरमेंट बहुत ही छोटा दिख रहा है। इतने में बिल्डिंग आ गई, क्या बात है, इतनी छोटी बिल्डिंग है। वो तो 12 माले की है लेकिन फिर भी इतनी छोटी दिख रही है कि नहीं। चलो, सो जो चीज़ वहाँ पे दूर है ना, हमसे बहुत दूर है, तो वो हमें छोटी दिखती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बात तो सही है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ये वाला जो है वो प्लेनेट है, छोटा सा दिख रहा है हमें, छोटा सा दिख रहा है, फुद्दू सा। ठीक है, दिखाने के लिए तो छोटा ही दिखाएंगे ना, तो मान लो कि वो छोटा प्लेनेट है, ये है हमारा प्लेनेट, जिसका डिस्टेंस हमें अर्थ से मेजर करना है। ठीक है, ये वो प्लेनेट है जिसका हमें मेजरमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम एक तो यहां से ऑब्जर्वेशन लेंगे, वही पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। हमारी आंखें क्या बोलती है भाई, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप यहां से एक आंख से देखोगे और फिर दूसरी आंख से देखो तो आपको ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता नजर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों प्लेस के बीच में कुछ सेपरेशन है, दोनों आंखों के बीच में कुछ सेपरेशन है। ठीक है, डिस्टेंस है ना, दोनों आंखें साथ थोड़ी ना होते, बीच में गैप होता है ना। हाँ, तो इसकी वजह से हमें ऐसा दिखता है। लेकिन जब दोनों से देखते हैं तो क्या दिखता है, वो पूरी जहां पे है वहीं के वहीं इमेज दिखेगी। या सुनो, कभी ऐसा होता है क्या, यहाँ से देखे और यहाँ से देखे, दोनों को मर्ज कर दो तो आपको दो दो दिखाई देता है? नहीं, वो दोनों सुपर इम्पोज हो जाते हैं। खैर, किसी को आंखों में प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़ें ना 2 डायमेंशन में दिखने, सॉरी 3D में दिखने लगती, मतलब डबल डबल दिखती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, किसी को आता है आंखों में कुछ लेंस वगैरह में प्रॉब्लम हो जाए तो। खैर, हमें उसकी चर्चा में नहीं पड़ना है। लेकिन आँख क्या करती है, यहाँ से जो देखती है, यहाँ से जो दिखती है, दोनों का सुपर इम्पोज करके हमें फाइनल इमेज प्रोवाइड करती है, और हमें जो दिखता है वो दोनों आंखों से लिया गया फाइनल इमेज होता है। ठीक है, ये सुनो, तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे। हम यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अरे भैया, ये जो डिस्टेंस आएगा ना वही हमारे लिए रियल डिस्टेंस बनने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। मान लो मैंने यहाँ से देखा, ये एक रेज निकला, मान लो, अज्यूम कर लो, फिर यहां से देखा। ठीक है, तो इसने ना कुछ एक एंगल बनाया होगा। अभी ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस इतना दूर है, ये प्लेनेट इतना दूर है कि कहीं ना मैं अगर मानूं कि यहां पे इसको ना, प्लेनेट को मैं P मानता हूं, तो A से लेके P का डिस्टेंस अगर मैंने मान लिया D, तो यहां से B से लेके P का डिस्टेंस भी मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोलूंगा, D ही बोलूंगा। देयर इज नो चेंज इन दिस डिस्टेंस। आप चाहे यहां से देखो या फिर यहां से देखो, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, D का D ही दिखेगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही D ये है। ठीक है, कई बार अगर ये ऑब्जर्व करना है तो आप कर सकते हो। जैसा कि आप, चांद दिख रहा है रात को, आप चलते जाओ, वॉक पे निकलो, अभी मत निकलना, अभी तो कर्फ्यू लगा होगा, लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू होता है। ठीक है, उसको छोड़ो बात। मान लो कि आप रास्ते पे चलते चलते आगे बढ़ रहे हो, साथ में आपको क्या करना है, ऊपर ना चांद को देखते रहना है। देखो, आप जितना चलते जाओगे ना, आपको कभी भी चांद यहाँ से आगे बढ़ता नहीं दिखेगा। आप चलते जा रहे हो, आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है,
डिस्टेंस आपके द्वारा ट्रैवल हो रहा है लेकिन चांद वहीं का वहीं दिखेगा, चाहे आप यहाँ से देखोगे या फिर यहाँ से देखोगे। कई बार एक्सपेरिमेंट करना, मान लो कि यहाँ पे हमारा चांद है, मून है, और आप नीचे ग्राउंड के ऊपर यहाँ से वॉक करने निकले हो, ठीक है। तो वॉक करते करते आप तो आगे जा रहे हो लेकिन देख रहे हो चांद को, ठीक है। तो आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाओ ना, चांद आपको हमेशा स्टेडी ही दिखेगा, आपको कभी भी वो मोशन में नहीं दिखेगा, आपको स्टेडी दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, यही होता है, क्योंकि वो बहुत ही दूर है। ऐसा होता है ना, ट्रेन में बैठे हैं कई बार और खिड़की में से बाहर देखते हैं तो वहाँ पे नज़दीक में जो ट्रीज़ वगैरह जो भी है, पेड़ पौधे जो भी है, वो स्पीड में हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखते हैं। लेकिन अगर आप उसी टाइम सूरज दादा को देखो, सूरज को देखोगे तो वो कभी भी आपको मोशन में नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई अभी भी यहाँ पे है, आधे घंटे बाद भी देखो तो आपको वहीं पे दिखेगा, खिड़की में से वहीं पे दिखेगा। या सुनो, खैर वो ऊपर जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो सूरज आपकी ट्रेन के साथ में इतनी स्पीड से पीछे जाता नहीं दिखेगा, ना तो आपके साथ आगे आता दिखेगा। ये सुनो, क्योंकि वो बहुत ही दूर है, और बहुत दूर जो भी चीज़ें होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। या सुनो, आपको यही फील आएगी। मतलब कहने की बात है कि चाहे यहाँ से मेजर करो और यहाँ से मेजर करो, देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस उतने के उतने ही रहने वाले, ठीक है। वो आपको स्टेडी ही दिखेगा, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से देखे उतना ही यहाँ से देखेंगे। अभी यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखना है, एक और ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे क्या देखना है, ध्यान से देखना। मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए, मुझे स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। यही तो रियल सेपरेशन होना चाहिए। तो मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, जो ब्लू कलर वाली लाइन से मैंने जो दिखा है वो डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये होगा सेपरेशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको कैसे मेजर करूं भाई? तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस ना बहुत ही बड़ा होगा ना, कंपेयर टू दिस ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है उससे ये डी डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा होगा। मतलब आई कैन से दैट हियर डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन कंपेयर टू कैपिटल डी। ये प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो हमें निकालना है। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस कैपिटल डी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, तो उसके कंपेरिजन में ये तो छोटा है, ये तो छोटा होगा ना, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो क्या मैं अगर इसको ये मान लूं कि जितना ये है उतना ये है, ये तो हमने अज्यूम कर लिया, क्या उतना ये भी तो उतना ही होगा, स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी। मतलब कि सेंटर से मेजरमेंट लो या फिर ए से मेजरमेंट लो या फिर बी से मेजरमेंट लो, बात तो एक ही बनने वाली है। ये सुनो, जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये रहेगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन दिस थ्री डिस्टेंस। मैं अप्रोक्सीमेटली ये वाले सेंटर वाला जो डिस्टेंस है ना उसको भी कैपिटल डी बोल सकता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, कंपेयर टू दिस बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो कि बहुत दूर कोई एक एलिमेंट है और मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी, और ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखना, मेरी उंगलियों को ध्यान से देखना, मैं यहाँ से इतना मूव करूँ या इतना मूव करूँ, कितना डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, कितना? अगर डिफरेंस यहाँ से लोगे ना तो बड़ा डिफरेंस दिखेगा, लेकिन वो बहुत ही दूर है, वो बहुत ही दूर है। मान लो यहाँ पे इतना दूर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना सेपरेशन है, कितना डिस्टेंस आएगा, छोटा सा ही तो है कंपेयर टू दिस, ये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट लो, ये मेजरमेंट लो या ये मेजरमेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनो, आप चाहे तो ये डिस्टेंस मेजर करो या फिर ये मेजर करो या फिर ये मेजर करो, ठीक है। ये बहुत ही दूर है, तो ये तीनों डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, तीनों डिस्टेंस ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही दिखेंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, हम इसको ना एक आर्क का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात तो एक ही हो जाएगी। इसके लिए आर्क और ये स्ट्रेट लाइन दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो इसको मैं आर्क बोलूं या फिर लेंथ बोलूं, स्ट्रेट लाइन बोलूं, दोनों सेम हो जाएंगे। या सुनो, तो यही बात यहाँ पे आपको समझनी है। तो हमें चाहिए कैपिटल डी, और कैपिटल डी मिलेगा कैसे? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या? तो पहले तो हमने ये अजम्पशन ले लिया कि भाई जितना एपी है उतना ही बीपी है, उतना ही ये सेंटर से डिस्टेंस है डी, तो हमने इसको भी क्या बोल दिया, डी के बराबर। और दूसरा अजम्पशन क्या लेंगे, तो भाई यहाँ से इसको ना ए बी बोलो या फिर इसको आर के बी बोलो, बात एक ही हो जाएगी, दोनों सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू आर के बी बोल दो,
इसके लिए आर्क बोला जाए या फिर स्ट्रेट लाइन बोला जाए, दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, अगर बच्चों में ए से लेके बी पॉइंट को मैं आर्क ए बी से डिनोट करूं तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगल। बच्चों ये जो एंगल हमें मिला ना, ये एंगल को बोला जाता है पैरेलेक्स एंगल। पैरेलेक्स एंगल, ठीक है। तो आर के बी का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल। तो ये हो जाएगा रेडियस इनटू एंगल, सही है। सो यहां से हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कैपिटल डी। बच्चों ये जो ए बी है इसको हमने आर्क बोल दिया। ये बहुत ही छोटा कंपेयर टू डी, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा। ये इतना जो डिस्टेंस है वो कंपेयर टू डी बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली आर्क के बराबर मान लिया। अगर मैं बोलूं कि इतना छोटा डिस्टेंस है, अभी इसको ना आर्क ए बी बोला जाए या फिर इसको स्ट्रेट डिस्टेंस ए बी बोला जाए, क्या फर्क पड़ता है? इतना छोटा आर्क है ना, इतना छोटा। अगर वो सर्कल का एक पार्ट है छोटा सा, तो अब तब हम इसको आर्क बोलेंगे। और मान लो कि अगर मैंने यहां से सर्कल को मिटा दिया तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट डिस्टेंस। तो इतना छोटा डिस्टेंस है ऐसा अज्यूम कर लो, ये बहुत ही छोटा कंपेयर टू दिस डी बहुत छोटा है। वैसे वो छोटा नहीं है, अर्थ का ये दो डायमीटर का दो एंड पॉइंट है ए और बी। ठीक है, यहां से देखोगे तो डायमीटर का एंड पॉइंट ए और बी है, तो उस हिसाब से वो इतना भी छोटा नहीं होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में ये कितना है? बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना दो तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है ये। ठीक है, तो इतना। अभी इसको आप आर्क बोलो या फिर स्ट्रेट डिस्टेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो ये आर्क ए बी को मैं क्या लिखूंगा? इट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। हमने क्या एज्यूम किया? वो डिस्टेंस को बी बराबर। ठीक है, हमने इसको बी एज्यूम किया। सो दिस बी इज इक्वल्स टू डी इंटू थीटा। सो बच्चों यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? इट इज नथिंग बट बी बाई थीटा। इट इज नथिंग बट बी बाई थीटा। तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, जिसका यूज करके आप किसी भी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, मतलब कि डी क्या होगा, अगर मैं सबको डिनोट करता जाऊं, सो हियर डी इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्टेंस, कैपिटल लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, सेकंड व्हाट इज बी? बी क्या है? तो ए और बी के बीच का सेपरेशन। सो डिस्टेंस, फिर यहीं पे डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सही है। एंड द थीटा, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए पी बी। ठीक है, एंगल ए पी बी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का एंगल। ठीक है, इसको कई बार ना, छोड़ो इसको बाद में बोलते हैं, क्या बोला जाता है वो इसके बाद में बोलते हैं। ठीक है, सो थीटा क्या है? मैं इसको बोलूंगा पैरेलेक्स एंगल। सो इट इज पैरेलेक्स एंगल। क्लियर है? तो ये हो गई बात, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मतलब कि अर्थ से अगर किसी का डिस्टेंस निकालना है, किसी प्लेनेट का डिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सो दिस मेथड शोज द हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्लियर है? बहुत ही सिंपल पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। ये फॉर्मूला याद रख लो। हमें बार बार ना ये चीज़ चाहिए, पहले ये पता होनी चाहिए, उसके बाद हम प्लेनेट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो बार बार जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें ज़्यादातर यही पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द सेपरेशन ऑफ दैट प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज बी बाई थीटा। क्लियर है? चलिए, तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। इसको फटाक से लिख लो, वीडियो को पॉज करो और फटाक से लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट। सो इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? तो डायमेंशन मेजर करने के लिए। किसका? प्लेनेट का। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको? पहले उस प्लेनेट का सेपरेशन पता होना चाहिए। अगर आपको सेपरेशन पता है तो ही आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट दिस डी, देन आफ्टर यू कैन प्रोसीड टू कैलकुलेट दैट डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। ठीक है,
चलिए तो सेकंड एप्लीकेशन भी देखते हैं कैसे निकालते हो डायमेंशन वगैरह। देखो अगर डायमीटर मिल जाता है तो सारी चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, मानने के लिए तो बहुत कुछ मानते हैं ना, मानने के लिए बहुत कुछ मानते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ मानने के लिए स्फेरिकल मानते हैं, लेकिन क्या वो सच में स्फीयर है? क्या वो परफेक्ट स्फीयर है? आपको पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मानने के लिए तो कुछ भी मानते हैं, तो यहाँ पे मानने के लिए हम क्या मानेंगे, हर एक प्लेनेट ना स्फीयर है, स्फेरिकल नेचर है, ठीक है। तो अगर मुझे रेडियस पता चल जाती है तो मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इफ आई नो द रेडियस देन आई कैन फाइंड आउट द सरफेस एरिया एज वेल एज आई कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। और क्या चाहिए? ये दो ही चीजें तो होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। बाकी वहां पे मिट्टी है कि नहीं, एटमॉस्फेयर है कि नहीं, मिट्टी कैसी है, वो सारी चीजें तो वहां पे जाके हमें देखना पड़ता है। इसीलिए तो सारे यहाँ से वो सारे रोबोट्स वगैरह सेंड करते हैं ना, इसीलिए तो सेंड करते हैं सारी चीज़ें। हम चंद्रयान 2 क्यों सेंड किए थे भाई? उसके पीछे का रीज़न क्या था? कहीं से हमें वहाँ से सैंपल लेने होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैठे बैठे ना उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है, कैसी डेंसिटी है वहाँ पे जो ज़मीन वगैरह है, मिट्टी कैसी है, पानी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। यहाँ से थोड़ी ना कहीं बैठे बैठे ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अच्छा ये है तो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते भाई। यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, मतलब कि उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि वो कितना मोटा है, उसकी सरफेस कितनी मोटी है, कितना एरिया में कवर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसका वॉल्यूम, मतलब वो कितना मोटा है, कितना बड़ा है, ये सुनो सारी चीज़ें हम यहाँ से बैठे बैठे इतना तो निकाल सकते हैं। तो सेकंड जो भी हम देखने वाले हैं दैट इज दी टू मेजर द डायमेंशन ऑफ एनी प्लैनेट, या फिर स्पेसिफिकली बोलो तो डायमीटर ऑफ एनी प्लैनेट, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड डायमीटर ऑफ एनी प्लैनेट। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, हम क्या बताए? अरे हम क्या बताए? अरे हम ये बताए कि ऊ के पहले ना डायमेंशन निकालने से पहले आपको ऊ का डिस्टेंस पता होना जरूरी है, ठीक है। अगर डिस्टेंस पता है तो आपके लिए वो आसानी से आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। डिस्टेंस का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल आएगा। जैसे कि इसके लिए हम मान लो कि ये हमारा अर्थ है और ई रहा हमारा वो प्लानेट, ठीक है। ई रहा हमारा वो प्लानेट, हाँ वही प्लानेट भाई, वही प्लानेट ही बोले ना, आकाश होने आप। चलिए तो कहीं ना कहीं हम ई अज्यूम कर लेंगे कि ई रहा ई का डायमीटर, जिसको हमने नाम दे दिया स्मॉल डी। तो अभी क्या करेंगे, अभी ना यहाँ से किसी एक पॉइंट से ना ई का ये पॉइंट का ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से ये दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। ये ए हो गया, ई पॉइंट बी हो गया, ये हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है, मतलब कि हम इसका जी बोल देते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ से ई का ऑब्जर्व करना है, टेलीस्कोप लगाए और यहाँ से फोकस मारे, ए वाले पॉइंट को देखे, फिर क्या किए, वही टेलीस्कोप को ना रोटेट किए और यहाँ पे ले गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ले गए तो कुछ एंगल बना होगा, आपको दिखा देगा टेलीस्कोप कि भाई इतना एंगल तुम घूमे, ये वाले पॉइंट तक ले जाने के लिए तुम कितना एंगल घूमे। तो मान लो कि आप अल्फा एंगल घूमे, किसने बताया? टेलीस्कोप ने बता दिया कि भाई यहां से यहां तक घूमे अल्फा एंगल, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ये जो अल्फा है ना, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैरेलेक्स एंगल, पैरेलेक्स एंगल, ठीक है। स्टोरी थोड़ी उल्टी चलती है, वहां पे ना अर्थ के दो पॉइंट से हम किसी प्लेनेट को मेजर करते थे, तो अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से ना फोकस मारते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से प्लेनेट के एक एंड को और फिर दूसरे एंड को देखते हैं, जितना एंगल घूमेंगे वो हो जाएगा हमारे लिए पैरेलेक्स एंगल। अभी देखो हमने पहले से क्या निकाल लिया है, यहाँ पे वो प्लानेट का यहाँ से ग्राउंड से, मतलब कि अर्थ से डिस्टेंस निकाल लिया है, ठीक है। मतलब कि ए जी बोलो या बी जी बोलो, वो हमने निकाल लिया पहले से, या फिर सेंटर से सीधा डिस्टेंस डी बोलो, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इसके पहले क्या किए थे, यही डी ही निकाले थे ना, इसीलिए तो हम बोले कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए, अगर आपको डायमेंशन पता करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो डिस्टेंस पता है तो ही आप इसका डायमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करो, पहली मेथड को यूज करके पहले उस प्लैनेट का डिस्टेंस पता कर लो, ठीक है। अगर वो पता चल जाता है तो फिर आपके लिए ये डायमीटर निकालना बहुत ही आसान है। तो अगेन वही वाली चीज,
भाई बहुत ही दूर है, तो उस हिसाब से यही वाली स्टोरी फिर रिपीट करेंगे कि भाई इसको ना स्ट्रेट डिस्टेंस देखो या फिर आर्क देखो, दोनों सेम है, बहुत ही छोटा, बहुत ही दूर है। यहाँ पे फिगर में दिखाने के लिए ये अर्थ हमारी है, ये है हमारी अर्थ, तो फिगर में दिखाने के लिए हम यहाँ पे इतना नजदीक देगा, बाकी बहुत दूर है ये प्लैनेट ना, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ही दूर है। तो इसके लिए ना ये जो आर्क बनेगा ना, ये आर्क ए बी वो इतना छोटा होगा। अभी इसको आप स्ट्रेट डिस्टेंस बोलो या फिर आप आर्क बोलो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम ही है ना। जी हाँ बिल्कुल, दोनों सेम है। तो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं ना, आर्क वाला फॉर्मूला, आर्क ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सोचो, आर्क ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। यहां पे रेडियस कितना है, कैपिटल डी के बराबर, और एंगल कितना है भाई, अल्फा के बराबर, ठीक है। अल्फा तो हमें मिल जाएगा ना, वो टेलीस्कोप दिखा देगा कितना एंगल घूम गए, तो अल्फा आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। सो आर के बी इज इक्वल टू डी इंटू अल्फा। हमें क्या निकालना होता है, आर के बी। आर के बी को हमने क्या माना, डायमीटर डी, तो हमने बोल दिया इसको डायमीटर डी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी इंटू अल्फा। सो बच्चों ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ एनी प्लेनेट। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, सेपरेशन, ये कैपिटल डी मतलब कि प्लेनेट अर्थ से कितना दूर है, वो अगर पता है तो आप उसको कितना एंगल घूमे, ये वाले पॉइंट को देखने के बाद ये वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना एंगल हमने घूमा, तो वही एंगल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा डायमीटर ऑफ दैट प्लेनेट। और एक बार अगर आपको डायमीटर मिल जाता है तो बच्चों वो प्लैनेट का डायमीटर है, तो यहां से आपको प्लैनेट का रेडियस भी मिल जाएगा। मान लो वो आ जाएगा d/2, तो अगर ये मिल गया तो उसके ऊपर से मुझे क्या मिल सकता है, तो एक तो प्लैनेट का सरफेस एरिया मिल सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4πrp², सही है, 4πr² फॉर्मूला। अरे और क्या मिल सकता है, तो वॉल्यूम मिल सकता है वो प्लैनेट का, तो वॉल्यूम ऑफ दैट प्लैनेट इज नथिंग बट इक्वल टू 4/3πrp³, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना अप्रोक्सीमेशन वाली होगी, मतलब कि अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, सटीक आंसर तो नहीं मिलेगा, मतलब एक्यूरेट आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर हमें मिल जाएगा, भाई इतना होना चाहिए। हम बोलने के लिए बोल सकेंगे भाई हमने ये निकाल लिया, ये वाला जो प्लैनेट है ना उसका वॉल्यूम इतना है, करीब करीब इतना होगा, यस और नो, क्योंकि हमने उसको परफेक्ट स्फीयर मान के ये सारी चीजें नोट की होगी। क्लियर है। तो ये हो गई पैरेलैक्स मेथड। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। दो इसके एप्लीकेशन है, एक तो किसी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और दूसरा वही प्लैनेट का जिसका हमने डिस्टेंस निकाला वही प्लैनेट का डायमेंशन निकालने के लिए, या फिर डायमीटर बोलो, डायमीटर निकालने के लिए, ताकि हमें उसका सरफेस एरिया पता चल सके, उसका वॉल्यूम पता चल सके। क्लियर है पॉइंट। तो दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल से है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट था, पैरेलैक्स मेथड। कई बार पूछा जाता है एनसीईआरटी में कि भाई एक्सप्लेन दी पैरेलैक्स मेथड या फिर डिफाइन दी एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड, तो आपको आनी चाहिए, दो एप्लीकेशन है आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, एंगल का कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एंगल बनेगा ना बहुत ही छोटा बनेगा, ये एंगल जो भी है वो बहुत ही छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा एक और कन्वर्जन भी थोड़ा एक देख लेते हैं छोटा एंगल का। क्या होता है कि हमारे पास कई बार ये एंगल बहुत ही छोटा आता है, सोचो ना ये कितना दूर होगा, एक तो बहुत दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, ऊपर से हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो सकता है, आपको क्या लगता है 45-60 डिग्री ऐसा बड़ा बड़ा एंगल आएगा? नहीं, बहुत ही छोटा एंगल आएगा। तो अगर मैं इसका डिग्री मेजरमेंट में जाऊं तो डिग्री से भी हमें और छोटा यूनिट चाहिए यहाँ पे। अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो एंगल का वैल्यू ना वो डिग्री भी ज्यादा हो जाएगा उसके लिए, मतलब उसके लिए और छोटा यूनिट हमें चाहिए। तो यहाँ पे 2-3 कन्वर्जन है जो हमें याद रखने हैं कि डिग्री से छोटा यूनिट जाएंगे तो क्या आएगा, और उससे भी छोटा यूनिट जाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कई बार ना, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा बनने वाला है, इतना भी बड़ा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो कि भाई 30 डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 का, मतलब जो हमें आता है जिसका वैल्यू वो एंगल बन जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। ये एंगल बहुत ही छोटा है, खुद ही सोचो ना कितना दूर है प्लैनेट, और फिर यहाँ से इसको देखे, फिर यहाँ से यहाँ पे देखे, तो एंगल कितना बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, सोच के बताओ, सोच के बताओ। जैसे कि हम यहाँ पे बोले कि मान लो कि मुझे एक प्लैनेट इतना ही दिख रहा है यहाँ से, तो सोचो कि यहाँ से मैंने ये वाले पॉइंट को देखा और फिर ये वाले पॉइंट को देखा, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अरे यार गंदी गंदी फिगर हो गई, ढंग से ड्रॉ ही नहीं कर पाए हम। सोचो ये है एक, ये है एक,
ठीक है, अभी ये मान लो ग्राउंड है, तो आपको क्या लगता है ये एंगल कितना छोटा होगा? सर 30 डिग्री होना चाहिए। हाँ 30 डिग्री सर 45, अरे 45 डिग्री इतना बड़ा एंगल है क्या? अरे भाई बहुत ही छोटा एंगल होगा, ये हमारा प्लेनेट है तो बहुत ही छोटा एंगल होगा। तो कई बार ना ये एंगल में डिग्री मेजरमेंट से भी हमें छोटा यूनिट चाहिए, डिग्री से भी छोटा चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री से भी छोटा यूनिट है। आपको ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट याद रखना है, दैट इज द 1 डिग्री। डिग्री को तो ऐसे लिखते हैं ना, डिग्री लिख पाते हैं भाई। वो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। इसको बोला जाता है आर्क मिनट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आर्क मिनट। इसको बोलेंगे आर्क मिनट। ठीक है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट होता है। सिमिलरली इससे भी छोटा अगर यूनिट चाहे तो वो भी हमारे पास है। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूं? 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे? 60 आर्क सेकंड। सिमिलरली अगर मैं 1 डिग्री को आर्क सेकंड में लिखना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा? 3600 आर्क सेकंड। ठीक है, सेकंड 3600 आर्क सेकंड। सही है, सो ये हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 आर्क सेकंड। सो कई बार ना ये एंगल में ये हमारे पास ना डिग्री जो भी मेजरमेंट आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा, तो उसको ना कई बार डिग्री की जगह पे अगर हम इसको आर्क मिनट में लिखें ना तो थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी और देखने में समझने में भी आसानी रहेगी। होता है ना, कई बार मैं सोने का वजन करने जाऊं गोल्ड, और मैं बोलूं कि मेरा सोना जो भी है जिसका मैंने वेट किया वो ना इतना केजी आया। कभी सोचे क्या गोल्ड का वेट आप केजी में करोगे? गोल्ड का वेट आप केजी में करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे ना उसका जो यूनिट छोटा सा यूनिट चलता है वही हमारे लिए बरोबर है। ठीक है, तो चाहे ग्राम में चले जाओ या फिर मिलीग्राम में चले जाओ वो बढ़िया रहेगा। केजी में लिखने जाओगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यही होता है हर एक जगह पे, छोटा यूनिट बड़ा यूनिट, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, हम क्यों छोटा यूनिट डिफाइन करते हैं, बड़ा यूनिट डिफाइन करते, कहीं ना कहीं उसकी नीड है हमें। जैसे कि मैं 2 प्लेस के बीच का डिस्टेंस अगर मिलीमीटर में दिखाने जाऊं तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, आपका दिमाग ना बोलेगा कि भाई ये क्या लिखा है यार। ठीक है, उसी तरह अगर मैं किसी एक पेंसिल का मेजरमेंट अगर मैं किलोमीटर में दिखाऊं तो भी आपका माइंड कंफ्यूज है, यार ये क्या लिखा है, एक पेंसिल का मेजरमेंट किलोमीटर में लिए, पागल हो क्या, है कि नहीं। तो इसीलिए कई बार ना ये छोटे एंगल आते हैं ना तो उसका डिग्री भी, 1 डिग्री भी उसके लिए बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। तो तब ना हमें कई बार उसको मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत आ पड़ती है। तो तब ये थोड़ा कन्वर्जन याद रखिएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 60 आर्क मिनट। 1 मिनट आर्क मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 आर्क सेकंड। सो सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आर्क सेकंड होता है? 3600 आर्क सेकंड। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो ये हो गई बात पैरेलैक्स मेथड की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाले लेक्चर में सर बस हमें यही एक मेथड देखनी थी और उसकी 2 एप्लीकेशन हमने देख ली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और इसके आगे का जो टॉपिक है उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था, पैरेलैक्स मेथड होती क्या है, पैरेलैक्स मेथड की 2 एप्लीकेशन जो भी है वो भी हम देख लिए। तो आशा रखता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आया है तो भी बता सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा लगता है लेक्चर तो फिर सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच। सो एन्जॉय योर डे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एन्जॉय योर डे।